আব্বু, এইখানে একটা ঝাড়ু 5 টাকায় বিক্রি হয়, তো মুম্বাইতে কত দামে বিক্রি হবে? बेटा मुंबई में अनेक दाम में बिक्री होगा, 3 गुना 4 गुना दाम में बिक्री होगा। लेकिन तुम एक काम करो बेटा, अभी हिंदी बोलना सीख लो। मुंबई में कोई बांग्ला नहीं समझेगा। আমি হিন্দি বলতে পারি না, কিন্তু বুঝতে সব পারি। शुद्ध बूझले होवे ना, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, बोलना भी पड़ेगा। আচ্ছা, চেষ্টা করছি। हाँ बोलो। আমি আমি মুম্বাই থেকে যাব, তখন সব हमारे आगे पीछे घूमेगा। लगता है रिहाना आ गई। रिहाना आ गई। हम मेम बन जाएगा और फिर सब हमारा फोटो निकालेगा ऐसे। चलो चलो, ये सब लोग ताली बजाओ। बात हो गई। हाँ 2 मिनट बेटा, भात बन गया। तुम खेलो, मैं जल्दी खाना देती हूँ। চলো এখন বসে পড়ো, এখন আমরা পাঞ্চিউর খেলবো। চলো পাঞ্চিউর। এসে গেছো? রেশন लेकर नहीं आए? किराने वाले झाड़ू नहीं लिए और उधार देने से भी मना कर दिया। बच्चे भूखे हैं। मैंने झूठ कहा, भात बन रहा है। क्या जवाब देंगे उन लोगों को? চলো চলো, সবাই ঘুমিয়ে পড়ো, আমি তোমাদের গান শোনাবো। চলো শুয়ে পড়ো সবাই। ভুক লাগিয়ে? হ্যাঁ জানি খিদে পেয়েছে, কিন্তু এখন ভাত তৈরি হতে সময় লাগবে না। আমি তোমাদের গান শোনাবো, চলো শুয়ে পড়ো। শুয়ে যাও। पैसे देख क्या रहे हो पापा? चलो पैसे डालो मेरे पिगी बैंक में। बेटा आप अपने पापा से रोज रोज अपने पिगी बैंक में पैसे दिलवाते हो, क्या करोगे आप इतने सारे पैसों का? मैं बड़ी होके पेरिस जाऊंगी अकेले। पापा को साथ लेकर नहीं जाओगे? और बेटा वहाँ पर आप अकेले खो गए तो? जब पापा पुलिस ऑफिसर है तो खोने का क्या डर? अगर खो गई तो आप मुझे ढूंढ लेना। हर उम्र में अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं। बड़े होने के बाद जब ख्वाहिशें टूटती हैं तो हम समझौता करना भी सीख जाते हैं, लेकिन जब बचपन में ख्वाहिश टूटती है तो समझौते की खुराक इतनी आसानी से हजम नहीं होती। ये केस रिहाना की एक ऐसी टूटी ख्वाहिश का दर्द था जिससे समझौता करना नामुमकिन था। उसकी जिंदगी तकलीफों के अंबार से भरी पड़ी थी। उसके सवालों का किसी के पास जवाब नहीं था। उसकी आप बीती झकझोर कर रख देने वाली थी। महज 12 साल की उम्र में उसके दोस्तों से कहीं ज्यादा उसके दुश्मन, जो उसका नामो निशान तक मिटा देना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया होगा उस मासूम बच्ची ने जो इतने सारे लोग उससे इतनी गहरी नफरत पाले बैठे हैं। रिहाना बेटा आजा जल्दी जल्दी, एप्पल खा लो। रिहाना बेटा आजा।
बेटा एप्पल खाने के बाद तुझे दवाई भी तो खानी है। क्या हुआ बेटा? रिहाना, क्या हुआ बेटा? क्यों डर रही है? तुम यहाँ आके मारते जाओ, मारना चाहता हमको। नहीं बेटा, हमें मारने देते नहीं। अम्मू को बुलाओ, बुआ को बुलाओ। पाटिल साहब लौकर आओ। बेटा बेटा लग जाएगा, लग जाएगा बेटा, बेटा लग जाएगा। रिहाना, 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 रिहाना पाटिल से, रिहाना। लीजिए बस। हाँ हाँ, तुम डॉक्टर को बुलाओ ना, मैं पहुंचती हूँ। प्लीज आप जल्दी आ जाइए, रिहाना को सिर्फ आप ही काबू कर सकती हो। हाँ हाँ, मेरी बेटी को ट्यूशन छोड़ के ही पहुंचती हूँ। ओके रीवा, 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 बेटा। हेलो रत्ना मैडम, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना तो तुझे पूरी फिल्म दिखा देंगे। रिहाना ठीक है अभी? डॉक्टर ने अभी इंजेक्शन दिया है। रत्ना मैडम नहीं आई। मुसीबतें उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। वो लोग अब काबू से बाहर हो गए। वो लोग रिहाना को नहीं मार पाए, इसलिए रत्ना मैडम के पीछे पड़ गए। देखो रत्ना, तुम रिहाना का हौसला हो। अब इतनी दूर आने के बाद अगर तुम भी पीछे हट गई तो उस बच्ची पे क्या बीतेगी? ऊपर से भले ही वो जिंदा रहे, लेकिन अंदर से वो टूट जाएगी। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी उस बच्ची के नाम कर दी थी अजय सर, पर मैं भूल गई थी कि मैं भी एक माँ हूँ और मेरी बेटी को भी मेरी जरूरत है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं और उनके वजह से मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर चले गए, पर मुझे अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दे रहे। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने तुम्हारे घर पे हमला किया, तुम्हें धमकी दी, तो फिर तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या फायदा, पुलिस ने अब तक क्या क्या जॉब करेगी। हेलो, हाँ शबनम बोलो। हेलो हेलो रत्ना मैडम, बोलो बोलो मेरी दुकान। पीछे हटो। किसने मारा ऐसा? कौन था? किसी ने देखा? अरे अम्मी, 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 अम्मी उठो। पीछे करो। अम्मी, अम्मी उठो ना अम्मी। पीछे हटो। छोड़ो मुझे, मुझे अम्मी के पास जाना है। छोड़ो मुझे। जैन सर, इस केस में मेरी एंट्री शबनम के मर्डर के बाद हुई थी। तब शबनम मर्डर केस रिहाना के केस से जुड़ा माना जा रहा था। यह केस एक ऐसे ह्यूमन एंगल से जुड़ा था जिसमें भूखमरी से लड़ रही रिहाना एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई लड़ रही थी, और ये लड़ाई उसे वेस्ट बंगाल से मुंबई ले आई थी, और तब मैं भी उसके इस दर्दनाक सफर का हिस्सा बन गया था। जैन सर। जैन सर, ये रिहाना केस की फाइल। शबनम मर्डर केस की क्या अपडेट है, पहले ये बताओ। सर, जाहिर है कि शबनम का मर्डर करने वाले उन्हीं लोगों से कनेक्टेड है जो रिहाना केस के सस्पेक्ट हैं, लेकिन फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला सर।
सर वहाँ ना तो कोई सीसीटीवी था और ना ही क्राइम सीन का कोई ऐसा विटनेस सामने आया जो उन क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ बोले। सब डरे हुए हैं सर। क्यों डरे हुए? उनके अंदर के डर को निकालना, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना भी तो हमारा ही काम है ना। चलो एक बार को मान लेते हैं कि शबनम को उन लोगों ने टारगेट बनाया जो रिहाना केस में सस्पेक्ट है, लेकिन उन्होंने शबनम को 1 साल के बाद टारगेट क्यों बनाया? रिहाना तो शबनम को 1 साल पहले मिली थी ना। क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी, अरे बताओ क्या हुआ? हटो 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 हटो। किसकी बात कर रही है? रोंगड़ा काज करे थे। कहाँ रहती है? घर कहाँ है? डरो मत, मुझे बताओ। रोंगड़ा काज करे थे। বাড়ি কোথায়? বাড়ি কোথায়? কোথায় থাকিস আমাকে বল। আরে বাড়া মহল্লাটা কোথায় আমাকে বলবি? सर शबनम बंगाली थी, इसलिए शबनम ने रिहाना से बात की। शबनम और वहाँ के लोगों को लगा कि रिहाना के साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। क्या हुआ इसको? पता नहीं, कुछ भी नहीं बता रही है। इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि इसका घर कहाँ है। बस बार बार एक ही बात बोल रही है कि नोंगड़ा काज नोंगड़ा काज। नोंगड़ा काज मतलब? सब बंगाली में नोंगड़ा काज का मतलब गंदा काम होता है। गंदा काम? बेटा क्या हुआ आपको? सर समझ में नहीं आया, जब मैं रिहाना से बात करने गया तो वो हमें देखकर डर के मारे भाग क्यों गई? साहब लगता है मिर गया है। और जब उसकी हालत नॉर्मल हुई तो हमने शबनम की मदद से उससे दोबारा बात करने की कोशिश की। तो नाम की? सर रिहाना ने शबनम को जो भी बताया उससे यही लगा कि रिहाना बंगाल से मुंबई आई थी और उसे मुंबई में कहीं फोर्सफुली रखा गया था, लेकिन कहाँ ये वो भी नहीं जानती थी। फिर सर हमने रिहाना की फोटो दिखाकर आसपास पूछताछ भी की और एक आदमी ने रिहाना की फोटो को आइडेंटिफाई भी किया। सर उस आदमी ने बताया कि उसने रिहाना को विष्णु के घर में देखा था और जब हमने विष्णु से रिहाना के बारे में पूछताछ की तो उसने रिहाना को पहचानने से मना कर दिया। तो तब तुमने विष्णु के खिलाफ कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन सर तब सिर्फ एक गवाह के अलावा किसी ने भी उसके खिलाफ बयान नहीं दिया था, लेकिन बाद में हमने एक्शन लिया था सर। बाद में तुम लोगों ने एक्शन इसलिए लिया था क्योंकि सर्वोदय अखबार के एडिटर ने उस बच्ची पर एक आर्टिकल छापा था। उस आर्टिकल से पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी किरकिरी हुई है मालूम है तुम लोगों को? तुम्हारे एक्शन लेने से हुआ क्या? विष्णु तो अब भी फरार है। लेकिन सर सिर्फ विष्णु अकेला सस्पेक्ट नहीं है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बाकी सब लोगों का पता लगा लिया। पिछले 1 साल से ये स्केच लेकर घूम रहे हो और शबनम के मर्डर के बाद भी सेम एक्सक्यूज है कि कोई सामने नहीं आ रहा है, डर रहे हैं सब। रिहाना के माँ बाप उसके घर का पता भी नहीं लगा पाए हो अभी तक। सर हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, आई वॉन्ट रिजल्ट कमल। अब इस केस में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, अंडरस्टैंड? हेलो रत्ना मैडम, आपने रिहाना को जो बुक दी थी वो गुस्से में फाड़े जा रही है। हाँ सुनिधि, मैं जानती हूँ कि रिहाना मुझसे मिलना चाहती है, पर मैं अभी अपनी बेटी रिभा से मिलने जा रही हूँ। लेकिन मैडम रिहाना भी तो आपकी बेटी जैसी है, प्लीज एक बार आने की कोशिश कीजिए। हाँ हाँ मैं समझती हूँ, मैं टाइम निकाल के आऊँगी। ओके रिहाना, रिहाना बेटा। सर यही शबनम की दुकान है। शबनम का बेटा भी यहाँ आता था कभी कभी और शबनम का एक भाई भी है सर। सर मैंने शबनम के बेटे और उसके भाई से भी पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भी चुप रहे और शबनम की मौत के बाद उसके बेटे को शबनम का भाई अपने साथ ले गया। शबनम का मर्डर दोपहर को 12 बजे हुआ। ऐसा लग नहीं रहा है कि हत्यारों को किसी ने विटनेस ना किया। तो मुझे देख के ऐसे अचानक जाने क्यों लगे?
क्योंकि मुझे मालूम है साहब, आप वही सब पूछेंगे और मैं कुछ नहीं जानता। आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप कुछ नहीं जानते। देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आपने जो भी देखा, आप जो भी जानते हैं, हमें बता दीजिए। साहब 3 लोग थे वो, और उन्होंने चेहरे पे कपड़ा लगाया हुआ था, और वो तीनों एक ब्लू कलर की वैन से आए थे और उसी में वापस चले गए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इस एरिया में आने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी खंगालो। वारदात के वक्त जितनी भी ब्लू गाड़ी इस डायरेक्शन में आई है, इस डायरेक्शन से गई, सबको जीरो डाउन करो। शबनम के भाई और बेटे से दोबारा मिलने की कोशिश करो। शबनम से जुड़ी हर बात पता करो। हम शबनम के मर्डर को रिहाना केस से जुड़ा हुआ मान रहे हैं, और हो सकता है अपराधी हमारी सोच से परे हो। सर, तुम लोग यहीं पे वेट करो। आजा बेटा, आजा, मैं हूं ना, आजा। हाँ बेटा। हेलो बेटा, आओ आओ बैठो। नहीं नहीं बेटा, ठीक है, अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी कोई बात नहीं, आप मत करो। अच्छा देखो बेटा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, ये लो। डर मत बेटा, मैं हूं ना। सर समझ में नहीं आया, जब मैं रिहाना से बात करने गया तो वो हमें देखकर डर के मारे भाग क्यों गई? रिहाना जब भी किसी को पुलिस की वर्दी में देखती थी तो उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती थी। ये इस केस का एक ऐसा रहस्य था जिसकी असल वजह तब तक ढूंढी ही नहीं गई थी। और सवाल यह भी था कि अगर रिहाना पुलिस वालों को देखकर डर रही थी तो विष्णु ने उसके साथ ऐसा क्या किया था, और वो नोंगरा काज ऐसा क्या गलत काम था जिसका रिहाना बार बार जिक्र कर रही थी। इन सवालों की सतह में कई चौंकाने वाले राज दफन थे, और हमारी सबसे बड़ी लाचारी यह थी कि पिछले 1 साल से रिहाना अपने परिवार से दूर थी, और हम चाहकर भी यह पता लगाने में नाकाम थे कि रिहाना का परिवार तब कहां था। तब हमारी इन्वेस्टिगेशन की अगली कड़ी रत्ना थी। शबनम के मर्डर के बाद रिहाना ही नहीं, रत्ना की जिंदगी भी खतरे में थी। आपके घर पर हमला हुआ था, आपकी बेटी को आपके घर पर बांध दिया गया था। हाँ सर, उन्होंने मुझे फोन पे धमकी दी थी। लेकिन मेरी टीम ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। मेरा तो उन पर से भरोसा ही उठ चुका है। और क्या मैं नहीं बताऊंगी तो पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि इस केस को हैंडल करे? बीच बाजार में शबनम का, आपको बताने से क्या फायदा? सर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अभी तक आप रिहाना के घर का पता नहीं लगा पाए। आप गुनहगारों को पकड़ पाएंगे? अजय जी, मैं जानता हूं आप हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखते आए। सर, हमारा काम ही है सच्ची खबर लोगों तक पहुंचाना, और वैसे भी इस केस में पुलिस ने एक्शन मेरे खबर के बाद ही लिया था, और इस खबर के बाद ही रिहाना का मेडिकल टेस्ट करवाया गया था। हाँ सर, इससे पहले तो पुलिस ये तक नहीं मान रही थी कि उस बच्चे के साथ नोंगरा काज, यानी कि शी वाज रेप्ड सेवरल टाइम्स। उस बच्ची ने हिंदी तक नहीं बोल पाती, और उसके लिए एक ऐसा ट्रांसलेटर रखा गया है जो कि उसे कभी समझ ही नहीं पाया। मैं तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड से अपने कॉलेज से शेड्यूल निकाल कर उस बच्ची के लिए ट्रांसलेटर बनी। मैं 15 दिन धरे विष्णुर घरे छिलाम। ये बोल रही है कि 15 दिन से ये विष्णु के घर पे रह रही थी, और उसके आप बीती को समझी, और उसके बिहाफ में कोर्ट में हियरिंग में शामिल हुई। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने रत्ना को रिहाना के बिहाफ पर ट्रांसलेटर नियुक्त करने की इजाजत दी। और अब मैं चाहूंगा कि रत्ना जी कोर्ट को वो सारी बातें बताएं जो रिहाना ने उन्हें बताई कि कितने वक्त से रिहाना विष्णु के घर में रह रही थी और विष्णु उनके साथ कितनी ज्यादतियां करते थे। सर, रिहाना ने मुझे बताया कि वो करीब 15 दिन से विष्णु के घर रह रही थी, और उसने मुझे ये भी बताया। मिलॉर्ड,
रिहाना के साथ विष्णु जानवरों की तरह पेश आता था। वो रिहाना का सिर्फ रेप ही नहीं करता था, बल्कि उसके बदन को नोचता था, खसोटता था, जिसकी गवाही रिहाना की ये मेडिकल रिपोर्ट दे रही है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। रिहाना विष्णु के साथ सिर्फ 15 दिन के लिए रही थी, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट से ये बात भी सामने आई है कि रिहाना का कई महीनों से रेप किया जा रहा था, सिर्फ 15 दिनों से नहीं। इससे ये साबित नहीं होता कि विष्णु जी ने ही उसका रेप किया है। और गौर करने वाली बात यह है माय लॉर्ड कि जब रिहाना का मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसके शरीर से विष्णु का कोई भी डीएनए सैंपल नहीं मिला। और ऐसा इसलिए हुआ मिलॉर्ड कि पुलिस ने रिहाना का मेडिकल करवाने में देर की। और अगर विष्णु ने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो फिर इसने झूठ क्यों कहा? इसने पुलिस को इनकार क्यों किया कि रिहाना को ये जानता तक नहीं था? मैं तो इसे नहीं जानता सर। क्योंकि मेरे क्लाइंट डर गए थे माय लॉर्ड, क्योंकि उन्होंने रिहाना को सिर्फ कामकाज के लिए रखा हुआ था। आप बताएंगे कोर्ट को कि आपको रिहाना से किसने मिलवाया था? आफ्ताब। माना कि मैंने पहले झूठ बोला था, लेकिन आफ्ताब ने मुझसे सबसे बड़ा झूठ बोला जब वो रिहाना को मेरे घर पे लेकर आया था। सेठ, झाड़ू पोछा बर्तन घर का सारा काम जानती है। पगार कितना लगी? लड़की जरूरतमंद है, रहने खाने के साथ अगर 5,000 रुपये महीना दोगे ना तो इसके घर वालों का भला हो जाएगा। वो बोला रिहाना 15 साल की है। सर, मैंने तभी आफ्ताब को 5,000 रुपये एडवांस भी दिया था, लेकिन बाद में उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल? हाँ सर, सच तो यही है। वो जानता था रिहाना का रेप हुआ था, वो मुझे फ़ोन करके धमकी देता था सर। हेलो, देख सेठ, अगर तूने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए ना तो तेरा वो हाल होगा कि जिंदगी भर पछताएगा तू। सर, मैं तब भी बहुत डरा हुआ था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और अचानक रिहाना गायब हो गई और ये सब हो गया। ये जो रिहाना कर रही है ना, ये सब आफ्ताब के कहने पर कर रही है सर। ये सब आफ्ताब का किया धरा है सर। विष्णु ने सरासर झूठ बोला था, इसीलिए तो जमानत मिलते ही फरार हो गया। नाम श्योर विष्णु ने ही शबनम का मर्डर करवाया, और उसी ने मुझे फोन में धमकी दी। कि धमकी वाला कॉल किस नंबर से आया था? पाटिल, इस नंबर की डिटेल निकालो। सर मैंने शबनम के भाई और बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर, शबनम के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि शबनम के मर्डर के पीछे कोई पर्सनल एंगल हो। रिहाना की फैमिली का पता लगाने के लिए क्या क्या एक्शन लिए गए? सर, मैंने वेस्ट बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में रिहाना की फोटो भेजी थी, लेकिन वहां से अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। कोई अपडेट नहीं मिला तो हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए? अब सरमा झुकाओ इस तरह से, तुरंत वेस्ट बंगाल के लिए निकलो, और जब तक रिहाना की फैमिली का पता नहीं चल जाता है वापस मत आना। सर। और कितने दिन यहाँ रखोगे मुझे? यहाँ से निकलेगा तो मौत मिलेगी। इतनी जिंदगी बची है ना, जी ले आराम से। कमिंग सर, मैंने उस ब्लू कलर की वैन का ट्रायल चेक किया जिसमें शबनम के हत्यारों को जाते हुए देखा गया था। सर, शबनम की दुकान से करीब आधा किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी में सेम वैसी ही एक ब्लू वैन कैप्चर हुई है। सर, शबनम की हत्या से कुछ ही देर पहले ये वैन शबनम की दुकान की तरफ गई और करीब 20 मिनट बाद ये वैन उसी तरफ से वापस आई। सर, उस आदमी ने इस वैन को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसने स्टेटमेंट दिया था। सर, गाड़ी का ये नंबर फेक है, लेकिन इन क्रिमिनल्स तक पहुंचने की हर पॉसिबिलिटीज पर काम कर रहा हूं मैं। इस क्राइम सीन का डम डेटा भी निकलवा लिया है, वहां से कोई ना कोई सस्पिशियस नंबर तो जरूर मिलेगा। और ये दोनों कब मिलेंगे? विष्णु ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि आफ्ताब रिहाना को उसके पास लेकर आया था। आफ्ताब के जरिए हम रिहाना के घर वालों तक पहुंच सकते हैं। सर, ये आफ्ताब जोगेश्वरी में रहता था। विष्णु के कॉल रिकॉर्ड में इसका नंबर मिला था, लेकिन अभी इसका नंबर भी बंद है और जोगेश्वरी की इसकी चौल भी है। सर, आफ्ताब के गायब होने के बाद हमें लगा था कि विष्णु सही बोल रहा है, लेकिन फिर अचानक से विष्णु भी गायब हो गया। सर, आफ्ताब के बारे में अभी तक हमने जो भी पता किया है उससे लगता नहीं है कि ये कोई बड़ा गेम कर सकता है। ये एक मामूली सा पिंप है सर। हो सकता है कि रिहाना की दलाली करता हो और रिहाना के साथ रेप करने वाले इसी के कस्टमर हो, क्योंकि सर बाद में रिहाना ने यह भी बोला था कि कई लोगों ने उसके साथ रेप किया था। आफ्ताब के बाद इस सलीम का नाम भी काफी उछला था। सर, सलीम का नंबर आफ्ताब के कॉल रिकॉर्ड में मिला था और ये तब से फरार है। हमें इस सलीम की कहानी को भी समझना होगा, और इस रात से भी पर्दा गिराना होगा कि रिहाना पुलिस की वर्दी को देखकर इतना डर क्यों जाती है। रिहाना,
मैं तो यहीं पे थी, लेकिन रीवा ऐसा है? नहीं बेटा, रीवा तो नहीं आई है, पर एक अंकल आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते। बेटा, अंकल सलीम के बारे में जानना चाहते। बोलो तुम्हें তোমাকে আপুর কাছে নিয়ে যাবে, বলো শোনা। আমি গ্রামে ছিলাম। কি गांव में थी? অনেক খুশ ছিলাম। बहुत खुश भी थी। আর তখনই প্রথমবার আমি সালিম ভাইজানকে দেখেছি। और तभी ये पहली बार सलीम से मिली। কবো ছেড়ে দেব। बहुत मीठा गला है रिहाना का, एकदम मुंबई के लिए बना हुआ है। तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसको गवैया बना देगा। वो हमारा इतना पहचान का, लेकिन मुंबई में हम अच्छा काम दिलवा सकते हैं। अपने यहाँ का तमाम लड़की हैं जो लोगों के घरे में चौका बर्तन करती हैं, बहुत पैसा भेजती है अपने अपने घर। वो तो है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता रिहाना को इतना दूर भेजने के लिए। सोच लो, घर में खाने के लाले पड़े, 2 वक्त का खाना नसीब हो जाएगा। সত্যি ভাইজান, আমি बहुत পয়সা কামাবো। हाँ रिहाना, बहुत पैसा कमाओगी तुम। আব্বু আব্বু আমাকে পাঠাও না মুম্বাই, আব্বু আমি অনেক পয়সা কামাবো। तो मुंबई तुम्हें सलीम लेकर आया था? चल तुम्हारा एक फोटो ले लेते हैं, काम के लिए जरूरत पड़ेगी। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। আমাকে ঘরে নিয়ে যাও আব্বু। अबू सब ठीक करेगा। हमारा अबू आएगा, सब ठीक करेगा। हमारा अबू को नहीं आओ। अंकल नहीं आएंगे, अंकल मिलाएंगे तुम्हें। हाँ अंकल मिलाएंगे। उन बातों का बार बार जिक्र रिहाना पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। बेचारी 1 साल से लड़ रही है, ना ही उसे इंसाफ मिला ना घर। पुलिस वाले समेत न जाने कितने गुनहगार है उसके। पुलिस तो उसका रहने का सही इंतजाम तक नहीं कर पाई, और जब रिहाना ने ये सब कोर्ट में कहा तो उसे किसी तरह इस एनजीओ में लाया गया। हाँ कमल सर, जिस नंबर से रत्ना को थ्रेट कॉल की गई थी वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था, और जिस समय रत्ना को कॉल हुई थी उस समय वो नंबर मीरा भाईंदर में एक्टिव था, और जब उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड निकाले तो उसमें एक और नंबर मिला सर, और वो नंबर भी फेक आईडी से लिया गया था, लेकिन वो नंबर अक्सर नाला सुपारा में एक्टिव रहता है। कमल, नाला सुपारा के इस नंबर को ट्रेस करो कि हमारे किसी सस्पेक्ट का नंबर हो सकता है। ओके सर। ओके। हम तब उन दोनों संदिग्ध मोबाइल्स नंबर की जांच में जुटे थे। वहीं वेस्ट बंगाल में रिहाना के परिवार की तलाश भी जोरों पर थी। तभी हमने उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर को नाला सुपारा में ट्रैक किया। साहब मैं मानता हूँ कि मैंने रिहाना को विष्णु सेठ के घर पे पहुंचाया था, लेकिन सलीम पहले उसे मेरे पास लेके आया था, क्योंकि सलीम जिस मोहल्ले में रहता है उसके पड़ोसियों को पता चल गया कि सलीम रिहाना का रेप करता था। लेकिन तूने बड़ा सहारा दिया रिहाना को। तूने भी तो वही किया जो सलीम कर रहा था। माल तो अच्छा लाया रे तूने। लाना, इसके लिए और ग्राहक, तू भी कमा मैं भी कमाएगा। साहब फिर एक दिन मैं रिहाना को विष्णु सेठ के घर पे लेके गया। 15 दिन रिहाना उसके पास ही थी साहब, लेकिन मौका देख के रिहाना वहाँ से भाग निकली और पुलिस विष्णु सेठ के घर पे पहुँच गई। विष्णु सेठ ने फ़ोन करके मुझे सब कुछ बता दिया, तो साहब मैं डर गया और गायब हो गया। लेकिन विष्णु तो बोल रहा था कि तू उसको ब्लैकमेल कर रहा था, और रिहाना ने वही किया जो तूने उससे करने के लिए कहा था। झूठ बोल रहा था साहब। इस वक्त विष्णु कहाँ है? मालूम नहीं साहब। और सलीम? उसके बारे में पता नहीं मुझे साहब। इस नंबर से तुझे कॉल कौन करता था? सलीम, लेकिन मुझे नहीं पता साहब कि सलीम अभी कहाँ पे। इसी नंबर से प्रोफेसर रत्ना को भी कॉल किया गया था, धमकी दी गई थी, उनकी बेटी को घर पर बांध दिया गया था।
तेरे कहने का मतलब है ये सब सलीम कर रहा था? साहब वो तो नहीं पता, लेकिन सलीम अकेला नहीं कर रहा होगा, वो लोग करवा रहे होंगे उससे। वो कौन लोग? तू वहाँ आराम से दारू पी रहा है और मैं यहाँ पे वड़ा पाव खा खा के पक गया हूँ। मेरे को निकाल यहाँ से, तो अगर मेरा माथा ठनक गया ना तो सीधा पुलिस के पास जाके सबके काले चिट्टे खोल दूंगा मैं। अरे मैं खुद फंसा हुआ हूँ, पुलिस वालों को रेहाना का ग्राहक बना के गलती की मैंने। अरे खुद को बचाने के लिए मेरी मार रहे हैं, वो जो बोल रहा है मुझे करना पड़ रहा है। किन पुलिस वालों की बात कर रहा था वो? साहब ये तो आपको सलीम ही बता सकता है। मैं ना ही सलीम के बारे में जानता हूँ, ना ही विष्णु के बारे में, और ना ही उन पुलिस वालों के बारे में। इस केस ने पुलिस डिपार्टमेंट की छवि बिगाड़ के रख दी है। इस बच्ची के साथ पुलिस वालों ने भी। डिस्गस्टिंग। अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी चौकसी बरती होती ना तो आज सारे क्रिमिनल्स अंदर होते। अगर मीडिया ये इशू नहीं उठाता ना तो जितना तुम लोगों ने किया है वो भी नहीं करते। अब सर झुकाने से क्या होगा? विष्णु इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था। तुमने इसे गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, लेकिन जमानत मिलते ही गायब हो गया। क्या कर रहे थे तुम लोग? इतनी सी निगरानी नहीं रख पाए इस पर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी? सर अगर आपको वाकई में लग रहा है कि मैं उन क्रिमिनल्स के साथ हूं तो आप मुझे इस केस से हटा दीजिए। आफ्ताब की कोर्ट में पेशी की तैयारी करो। सर इस केस के दौरान जब जब मैंने मेरी बेटी का चेहरा देखा तब तब मुझे रिहाना की मायूसी का ख्याल आया। महज 12 साल की बच्ची इतनी तकलीफ में होने के बावजूद इतने लंबे समय तक अपने माँ बाप, अपने घर, अपने भाई बहनों से दूर थी। पर तब मैं ये सोच रहा था कि भले ही उसके क्रिमिनल्स देर से मिले पर उस बच्ची को उसका परिवार जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। लेकिन इस केस में एक और तूफान अभी आना बाकी था, एक ऐसा तूफान जो फिर से सबको झकझोर कर रख देने वाला था। रिहाना क्या हुआ था आपके साथ? कुछ तो बताइए रिहाना, क्या हुआ था आपके साथ? किसके कहने पर हमला किया था? पाटिल, जब तक ये मुंह ना खोले ना हाथ रुकना नहीं चाहिए। सर ये दोनों हिस्ट्री शीटर हैं, मुन्ना और विजय। रंगदारी और धमकी के केस में कई बार अंदर भी जा चुके हैं लोग। मतलब ये पक्का है कि किसी ने सुपारी दी है? सलीम या उन पुलिस वालों में से ही कोई होगा? हाँ गौतम। सर रिहाना के गांव का पता चल गया है। गंगा सागर के बड़ा गांव में रहती है रिहाना, और मैं रिहाना के घर ही जा रहा हूँ। ग्रेट। रिहाना के परिवार वालों से मिलने के बाद भी मुझे कॉल करना। ओके? ओके सर। हाँ, रेहाना हमारी बेटी है, लेकिन हम उसे यहाँ नहीं ला सकते। अब होने दीजिए उसकी किस्मत में जो है। आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी बच्ची किस हालत से गुजर रही है और आप उसे यहाँ घर पे नहीं लाना चाहते? अगर रिहाना के घर वाले रिहाना को वापस नहीं बुलाना चाहते तो इसका तो यही मतलब है कि उन्होंने खुद सलीम को रिहाना को बेचा होगा। सर मुझे भी यही लग रहा है। सर मैंने यहाँ सलीम के बारे में भी पता किया। सलीम यहीं का रहने वाला था और काफी सालों से मुंबई में रह रहा था। सर इस सलीम के आगे पीछे कोई भी नहीं है।
হ্যাঁ গো, কেমন বাপ তুমি? अपने बेटी से ही पालना झाड़ लिया। अमी बोलती बस अब इस घर में रेहाना का जिक्र नहीं होगा। जाओ काम करो अपना। सत्य हमारा अब्बू मिल गया? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू मिल गए, लेकिन कह दो ना, तुम्हें इसलिए रो रहा है ना कि अमी छेड़े चला जाएगा? हाँ बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ। तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी ना? ना ना, अमी अमर अब्बू के पास तुम्हाके निये जाएगा। अमी तुम्हें साथ रहेगा। मिलॉर्ड, ये बात बिल्कुल साफ है कि इन दोनों ने रिहाना को जान से मारने की कोशिश की। मैं कोर्ट से ये चाहूंगा मिलॉर्ड कि पुलिस को इनके रिमांड की इजाजत दी जाए ताकि ये सच को कबूल कर सकें कि विष्णु ने ही इन दोनों सुपारी किलर्स को रिहाना को जान से मारने के लिए भेजा था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये दोनों आदमी मेरे क्लाइंट विष्णु के हो ही नहीं सकते हैं। मुझे इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से कुछ क्वेश्चन पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों हमलावरों ने आप जैसे ऑफिसर के सामने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला होगा। ये दोनों प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने अपनी स्टेटमेंट दे दी हो और आप इनकी स्टेटमेंट को दबा रहे हैं? वकील साहिबा, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं। इंटेंशन हो भी सकती है माय लॉर्ड, ये सब उन पुलिस वालों को बचाने की चाल है जिनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने रिहाना का रेप किया है और इस वक्त वो लोग फरार हैं। ये लोग अपने डिपार्टमेंट के उन लोगों को बचा रहे हैं और इन हमलावरों की स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके, घुमा फिरा करके कैसे भी मेरे क्लाइंट विष्णु को दोषी साबित करने पर लगे हुए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि आफ्ताब ने भी यही स्टेटमेंट दी है कि विष्णु उसका ग्राहक था और वो रिहाना से धंधा करवा रहा था और रिहाना को प्लांट करके विष्णु को ब्लैकमेल कर रहा था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये बेवजह विक्टिम पे घिनौना इल्जाम लगा रही है। रिहाना बच्ची जरूर थी माय लॉर्ड, लेकिन उसको अच्छे से पता था कि बंगाल से मुंबई आकर के उसको क्या काम करना है और रिहाना के अब्बू की स्टेटमेंट भी इसी ओर इशारा करती है। मैं रिहाना का अब्बू हूँ। मैं नहीं चाहता कि रिहाना यहाँ आए, वो जहाँ है वहीं रहे। अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम उसे अपनाना नहीं चाहते। ऑफिसर, रिहाना के अब्बू की स्टेटमेंट के बाद आपने क्या थ्योरी बनाई, क्या मैं जान सकती हूँ? हो सकता है रिहाना के अब्बू ने रिहाना को जानबूझकर बेचा हो। परफेक्ट, इसका मतलब है कि रिहाना के अब्बू ने रिहाना को प्रोस्टिट्यूट बनाया और वो अपने दलाल आफ्ताब के कहने पर मेरे क्लाइंट विष्णु को ब्लैकमेल करने की साजिश में शामिल थी। जज साहब, ये सरासर झूठ है। ये रिहाना को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। रत्ना जी, आप रिहाना के बिहाफ में वही बोल सकती है जो रिहाना ने आपको बताया है, और आइंदा से तभी बोलिएगा जब आपसे पूछा जाए। आप बैठ सकती हैं। माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि रत्ना जी रिहाना को लेकर के इतना जज्बाती हो गई हैं कि उसको बचाने के लिए खुद घायल हो गई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिहाना की बातों को इसी नजरिए से लेती हैं कि रिहाना दोषी नहीं है। एक ऐसे इंसान को रिहाना का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि रिहाना के लिए नया ट्रांसलेटर अपॉइंट किया जाए। बता दो किसके कहने पे क्या था हमला? Now I am going to announce the verdict of the case. अदालत मानती है कि रिहाना ऐसी विक्टिम है जिसका भरोसा तोड़ा गया है, और सबसे पहले भरोसा तोड़ा है सलीम ने, क्योंकि सलीम ने रिहाना से झूठा वादा किया और उसी की वजह से रिहाना को इन दो गैर जिम्मेदार पुलिस कांस्टेबल्स विक्रांत शिंदे और सुरेश पाठा ने
और फिर सलीम ने रिहाना को आफताब को बेचकर उसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने का घिनौना अपराध किया। और फिर आफताब से रिहाना विष्णु ने रिहाना का न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उस पर इतना जुल्म किया कि उसके बाद रिहाना वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई। और उसके बाद विष्णु को पुलिस कांस्टेबल विक्रांत शिंदे और सुरेश पाठरे ने गायब कर दिया। और कितने दिन यहाँ रखोगे मुझे? यहाँ से बाहर जाएगा ना तो मौत मिलेगी। जितनी जिंदगी बची है जी ले। क्योंकि इन्होंने सलीम के साथ मिलकर ऐसी आपराधिक साजिश रची जिसमें इन्होंने रत्ना और उसकी बेटी को टारगेट किया और मुन्ना और विजय के हाथों शबनम की हत्या करवा दी और रिहाना को जान से मारने की कोशिश भी की। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इन सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। साहब, ऐसी बात नहीं है कि हम रिहाना से प्यार नहीं करते, लेकिन मुंबई जाके उसे लाने का पैसा नहीं है हमारे पास। हम आपसे माफी चाहेंगे कि आपकी ये परेशानी हम पहले नहीं समझ पाए, पर इसके लिए आपको खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। हम रिहाना को खुद यहाँ पहुंचा देंगे। এটা তোমার জন্য। আমাকে এই চাল রত্না বুয়া দিয়েছে। रिहाना के दर्द और मायूसी को मुस्कान का मरहम मिला। वो अपने परिवार से मिलकर खुश है, लेकिन आज भी उसके अंदर कई ऐसे सवाल उमड़ रहे होंगे जिनका जवाब देना मुश्किल है। ये वो गंभीर सवाल हैं जो आए दिन हमारे देश, हमारे समाज को कलंकित कर रहे हैं। रेप जैसा अमानवीय अपराध रोजाना हमारी बहन, हमारी बेटियों, बच्चियों को पीड़ित बना रहा है, लेकिन हम चाहकर भी इसकी रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। इंसानियत का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, पर हमें यह सोचना होगा कि हम अपने हिस्से की इंसानियत को पूरी ईमानदारी से निभाएं। बुराई को बुराई करके तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन हमें अच्छाई को अच्छाई करके बचाना होगा। अब मैं अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।